Hey everybody, welcome back to our YouTube channel, and it will be going to a lecture series on constitutional law, and this video is particular about the fundamental rights. Okay, look, we know that the Constitution of India is the supreme law of land. तो फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही पार्ट 3 में दिया है, जो कि फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक है। ओके, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स ये आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में दिए हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसमें हमारे राइट्स की बात की गई है, जैसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 32 तक। और हमारे आर्टिकल 12 में, 13 में, 33 में, 34 में, 35 में इसमें किसी भी राइट्स की बात नहीं की गई है। ओके, तो हमें ये जानने से पहले कि फ़ंडामेंटल राइट होता क्या है, हमें इसके ओरिजिन के बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, इन द ईयर 1215 इंग्लिश पीपल, जो कि ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने वहाँ के राजा से, वहाँ के किंग जॉन से अपने कुछ राइट्स एस्योर्ड कराए, जो कि एक रिटन डॉक्यूमेंट था। और उस राजा ने उस डॉक्यूमेंट्स को एस्योर्ड कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो वो पहला ऐसा डॉक्यूमेंट था जो कि रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट। ओके, और उसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो जब हमने देखा कि जब ब्रिटिशर्स ने अपने राइट्स को एश्योर्ड कराया था फ्रॉम द किंग जॉन, तो उसे मैग्ना कार्टा कहा गया। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, इनको भी हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। ओके, देन इसके बाद आया था हमारा अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स, जो कि फॉलो किया था मैग्ना कार्टा को ब्रिटिश की, और डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन फ्रॉम फ्रांस। लेकिन हमारा यहाँ पे अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिका का जो बिल ऑफ राइट्स है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पहले ही ऐसी कंट्री थी जिसने किसी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया किसी फंडामेंटल राइट्स को, या फिर लाइक समथिंग किसी सिटीजन्स के राइट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। तो जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रेमर्स थे, उन्होंने यूएसए से इंस्पिरेशन लेके फंडामेंटल राइट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में इंसर्ट किया। ये था हमारा कुछ फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड ग्राउंड। ओके, तो अब हमारा है कि नीड फॉर फंडामेंटल राइट। हमें फंडामेंटल राइट की ज़रूरत क्या है? देखिए, आज हम न्यूज़ में सुनते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू इक्वालिटी, अगर इन सब का किसी भी तरीके से वॉयलेशन हो रहा है तो पब्लिक कोर्ट में अपील करती है और वहाँ उसको रेमेडी मिलती है। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स नहीं होते तो गवर्नमेंट अपने एक्सेसिव पावर से, लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, उससे क्या करते, लोगों के राइट्स को वॉयलेट कर सकती थी। तो लोगों की लाइफ को, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट की ज़रूरत है। और हम इनको फंडामेंटल क्यों कहते हैं? बिकॉज ये ऐसे राइट्स हैं जो कि मोस्ट एसेंशियल हैं किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इंटेलेक्चुअल, मोरल और स्पिरिचुअल स्टेटस को अटेंड करने के लिए। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है इसी में ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या है फंडामेंटल राइट के? फंडामेंटल राइट का ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना, नॉट ऑफ मैन, और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना। रूल ऑफ लॉ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और प्रोवाइड्स इक्वालिटी एंड सिक्योरिटी टू सिटीजन, जस्टिस एंड फेयर प्ले। ओके, सिटीजन्स को इक्वालिटी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना, और ताकि वहाँ हमारे देश में फेयर प्ले हो सके। तो चलिए हम फंडामेंटल राइट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें से कुछ राइट्स ऐसे हैं जो कि नॉन सिटीजन्स को भी अवेलेबल हैं, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, मतलब राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी।
और फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते हैं। एब्सोल्यूट राइट नहीं होते इसका मतलब कि उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी इम्पोज होते हैं और ये क्वालिफाइड राइट्स होते हैं। फंडामेंटल राइट्स निगेटिव भी हो सकते हैं एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकते हैं। निगेटिव राइट्स इन द सेंस मीन्स ये स्टेट पे कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं। अब यहाँ स्टेट का क्या मतलब है ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। और पॉजिटिव राइट्स इसलिए होते हैं क्योंकि ये सिटीजन्स को कुछ प्रिविलेज देते हैं, ठीक है। और ये जस्टिशिएबल राइट्स हैं। जस्टिशिएबल मतलब कि कोर्ट में ये इन्फोर्स होते हैं। और आगे आप देखेंगे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होते हैं वो जस्टिशिएबल राइट्स नहीं होते हैं। सॉरी, जो डीपीएसपी होते हैं वो इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं। अब देखिए, अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो कोई भी इंडिविजुअल स्टेट के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो वो कोर्ट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है या बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 226 वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट जो होते हैं हमने देखा कि वो एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते हैं बल्कि उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शन इम्पोज होता है। तो ऐसा क्यों है कि वो एब्सोल्यूट नहीं है? क्योंकि बिकॉज अगर उनके पास अनरेस्ट्रिक्टेड लिबर्टी होगी तो वो एक तरीके से लाइसेंस बन जाएगा वो दूसरे की लिबर्टी को हर्ट कर सकते हैं। तो जो मेन मोटो था लिबर्टी देने का वो नहीं, तब वैसा लिबर्टी का नहीं रहेगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिविजुअल की लिबर्टी पे कुछ रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है। और जो ये लिस्ट दी गई है इंडिविजुअल की लिबर्टीज़ की और रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन की, वो आर्टिकल 19 प्रोवाइड करती है। अब आप यहाँ देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की क्लासिफिकेशन। तो राइट टू इक्वालिटी है, ये आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में तक दी गई है। देन राइट टू फ्रीडम है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। Then right to freedom of religion that lies from Article 25 to Article 28. And the next is cultural and educational right, Article 29 to Article 30. And the last one is right to constitutional remedies, which is given in the Article 32 to 35. और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट थे, जिसको बाई द 44th अमेंडमेंट एक्ट उसको फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से एक लीगल राइट बना दिया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आर्टिकल 12 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।